वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियंक। एक बार फिर से आज हम जो है क्विक रिवीजन करने वाले हैं उत्तराखंड भूगोल से संबंधित जितनी भी विशिष्ट सामान्य जानकारियां हैं जो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है उत्तराखंड की और सामान्य जानकारियां देखी थी, उसमें हमने शासन प्रशासन के बारे में जाना था। आज जो है हम जो है उत्तराखंड के भूगोल के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कि उत्तराखंड को, क्योंकि चीज़ें फटाफट चलेंगी, ये रिवीजन वीडियो है, ऑल गुड। जो उत्तराखंड का जो ओवरऑल भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो 8 भागों में या 8 क्षेत्रों में किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 8 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है। अब वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप जो है मेक श्योर कि सबसे पहले आपको उत्तराखंड का जो मानचित्र है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले आते हैं, उसकी सारी बाउंड्रीज वगैरह, उसका जो फिगर है वो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड की जो मैप है उसको आप कंसिडर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ चलेंगे और उसके बाद अपने आप जो है कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है उत्तराखंड का होता है उसको देखते हैं। तो 8 क्षेत्रों में है। देखिए कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो सबसे नीचे गंगा का मैदान आता है। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर तराई का, फिर उसके बाद भावर, फिर उसके बाद शिवालिक, फिर उसके बाद लघु हिमालय आता है, फिर उच्च हिमालय, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार 8 क्षेत्रों में पूरे ओवरऑल उत्तराखंड को हम विभाजित करते हैं। ठीक है, मैं कैसे चलाऊँ, नीचे से ऊपर की तरफ चलाऊँ। ऑल गुड। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि पूरे उत्तराखंड में जो ऊपर वाला इलाका होता होगा वो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र होता होगा। ठीक है, उससे नीचे अगर आप आओगे तो उच्च या फिर वृहद हिमालयी क्षेत्र मिलेगा। उससे नीचे आप आओगे तो लघु हिमालयी क्षेत्र मिलेगा। उससे नीचे अगर आप आओगे तो शिवालिक का क्षेत्र देखने को मिलेगा। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अभी मैं आपको समझा देता हूँ एक इस मैप के थ्रू। ठीक है, अभी इसमें जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर मैंने कहा आपको कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है, तो ये ट्रांस हो गया। उसके बाद ठीक उसके नीचे वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, ये हमारी हो जाएगी वृहद हिमालयी क्षेत्र की। किसकी हो जाएगी? वृहद हिमालयी क्षेत्र, इसको मैं बोल देता हूँ। उसके बाद जो उसकी नीचे वाली बेल्ट है, ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली बेल्ट जो है आपको दिख रहा है, तो ये वाली जो बेल्ट हो जाएगी ये हमारी मध्य हिमालयी क्षेत्र हो जाएगी, क्योंकि ट्रांस के नीचे वृहद आता है और वृहद के नीचे ये हमारी हो जाएगी मध्य हिमालयी क्षेत्र। तो ये मध्य हिमालयी क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसको लघु हिमालयी क्षेत्र भी बोलते हैं, और मध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में आप देख पा रहे होंगे। फिर जस्ट इसके नीचे जो है ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट हो जाएगी ये हमारी शिवालिक की हो जाएगी, यानी कि शिवालिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, जिसे बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो हरी ग्रीन वाली जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं बाह्य हिमालयी क्षेत्र। बाह्य क्यों बोलते हैं? बाह्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय के बिल्कुल जस्ट अब बाहर का इलाका हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ। इसके बाद भावर आ जाएगा, तराई और गंगा का मैदान आ जाएगा जस्ट इसके नीचे नीचे। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन वाली बेल्ट है यानी कि जो बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, इसको जो है हिमालय का पाद भी बोलते हैं। पाद यानी पैर। पैर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हिमालय नहीं है, इसके ऊपर ऊपर हिमालय देखने को मिलेगा। ऑल गुड, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है, सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है वो हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है। उसके बाद हमारा आता है वृहद, यानी कि इसको महा हिमालय भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको वृहद हिमालय भी बोलेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ है। उसके बाद ये हमारा मध्य हिमालय, यानी इसको लघु भी बोल दिया जाता है, लघु हिमालयी क्षेत्र। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा हो जाता है बाह्य या फिर शिवालिक क्षेत्र, इसको शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसको यहाँ पे यही सब मैंने लिखा हुआ था। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी हैं इसको जान लेते हैं। तो ऊपर से नीचे के क्रम में हमने जाना कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है, जस्ट उसके नीचे उच्च या फिर वृहद हिमालयी क्षेत्र है। शब्दों में बिल्कुल भी जो है यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि उच्च यानी कि सबसे ऊपर, ठीक है, और वृहद यानी कि बड़ा, ऐसा है। और उसके नीचे अगर आप आओगे तो लघु और मध्य। मध्य मैंने आपको दिखाया था ना कि मैप में बिल्कुल बीचों बीच में था, इसलिए मध्य भी हो गया। और क्योंकि हिमालय का सबसे अब उससे नीचे वाला है तो लोअर है, तो यानी लघु हो गया। फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक यानी इसको बाह्य हिमालय भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये हिमालय नहीं है, इसके ऊपर ऊपर था। इसके नीचे अब आपको भावर मिल जाएगा, फिर तराई, फिर गंगा का मैदान, ऐसे कुछ है। तो अब क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये आता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र और, ऊपर से देखें, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र और उच्च हिमालयी क्षेत्र के बीच में कौन सी लाइन है? तो वो जो लाइन होती है वो होती है, ये इंडो साइकोभ्रंश बोलते हैं उसको।
ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसी तरह अगर पूछा जाए कि उच्च हिमालयी क्षेत्र और लघु हिमालयी क्षेत्र इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन बनती है, तो वो आपको जो लाइन बनेगी वो मिलेगी ये MCT, इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, ये बनती है। इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि लघु हिमालयी क्षेत्र और जो शिवालिक हिमालयी क्षेत्र है, लघु हिमालयी क्षेत्र और जो शिवालिक है, इनके बीच में कौन सी लाइन है, तो उनके बीच में जो लाइन बनती है उसे हम MBT यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश बोलते हैं। इसी प्रकार शिवालिक और भावर के बीच में जो बनती है वो HFF यानी कि हिमालयन अग्र सीमा होती है। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की क्रम में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले आपको जो मिलेगी वो इंडो साइको भ्रंश मिलेगी, जो कि ट्रांस और उच्च के बीच में है। उसके बाद और नीचे आओ, उच्च और लघु के बीच में आपको MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इस तरीके से। फिर और नीचे आओ, लघु और शिवालिक के बीच में आपको MBT देखने को मिलेगी और शिवालिक और भावर के बीच में आपको HFF जो लाइन है वो देखने को मिलेगी। और जो बातें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो क्या है, ये भी समझनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। उससे नीचे ठीक आइए, उच्च वृहद हिमालयी क्षेत्र में मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है कि सबसे कम वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कहाँ, उच्च या फिर वृहद हिमालयी क्षेत्र में। कितनी, 40 से 80 सेंटीमीटर मात्र। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक ये भी फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंदा देवी। यस, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी यानी कि जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ पर्वत, वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उच्च वृहद हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ऑल गुड, चीज़ें क्लियर ही होंगी। नेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ मेंशन की है, जैसे कि लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र में क्या क्या होता है। देखिए, बुग्याल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं पर आपको कोणधारी वन देखने को मिलेंगे और एल्पाइन वन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए, माना बुग्याल कहाँ पर सर्वाधिक आपको मिलते हैं, तो बिल्कुल बेशक लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र में हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कि शिवालिक या फिर बाह्य हिमालयी क्षेत्र था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। देखिए, उसमें जो है सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है, सबसे कम वर्षा में देखिए मैंने इस तरीके का फिगर बनाया, सबसे ज़्यादा मैं इस तरीके का मैं फिगर बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा जो शिवालिक या फिर बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है, कितनी होती है, 200 से 250। ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर इतनी जो है वर्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये देखिए जीवाश्म भी आपको कहाँ मिलेंगे, शिवालिक या फिर बाह्य हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार फिर से मैं आपको फटाफट बताऊँ तो वृहद हिमालयी क्षेत्र में ही सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर बुग्याल, कोणधारी वन और एल्पाइन वन आपको देखने को मिलेंगे। शिवालिक या फिर बाह्य हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है और जीवाश्म भी आपको शिवालिक क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो है भौगोलिक क्षेत्र हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी थी। नेक्स्ट जलवायु प्रकार देख लेते हैं फटाफट, जितने भी 8 के 8 यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र। हाँ, एक और चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, ये देखिए शिवालिक जो क्षेत्र मैंने बताया यानी कि बाह्य हिमालयी क्षेत्र, यानी कि हिमालय का पाद भी जिसे बोला जाता है, पाद इसलिए क्योंकि वो सबसे नीचे आता है ना, हिमालय के तो पैर हो गए वो। तो दून जो क्षेत्र है वो शिवालिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, शिवालिक की जो एक पूरी बेल्ट होगी लाइक दिस, ये शिवालिक की बेल्ट है हमारा। तो दून यहाँ पर कहीं 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 जैसे देहरादून यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है जो दून वाला जो क्षेत्र है वो शिवालिक के ही अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे 8 हो जाते हैं। तो जलवायु का प्रकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उच्च या फिर वृहद यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पर्वत पहाड़, तो बिल्कुल वहाँ पर आपको हिमानी जलवायु देखने को मिलेगी। लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है शीतोष्ण है ना, शीत और उष्ण, थोड़ी गर्मी भी है थोड़ी सर्दी भी है। कोणधारणी, एल्पाइन, बुग्याल ये सब आपको ठीक है वहाँ देखने को मिल रहे थे। दून वाले क्षेत्र में आपको उपोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसी प्रकार शिवालिक क्षेत्र में आपको गर्म शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। तराई का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको उपोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण है, क्या बताया जाए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मैंने कहा बुग्याल, ठीक है, बुग्याल की मैंने बात की थी। और बुग्याल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं मैं आपको बताऊँ तो बुग्याल, चलो फिर से दिखा देता हूँ। बुग्याल की अगर हम बात करें, देखिए लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र में आपको बुग्याल, कोणधारी वन और एल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, लघु है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं लघु हिमालयी क्षेत्र में। तो बुग्याल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो बुग्याल को कश्मीर में क्या बोलते हैं, बुग्याल को कश्मीर में जो है मर्ग बोला जाता है। ऑल गुड, हिमाचल प्रदेश में थच बोला जाता है। ठीक है, और अल्पाइन प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को हमें मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि दून क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो शिवालिक क्षेत्र में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया शिवालिक वाली बेल्ट में ही दून क्षेत्र मिलते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी वृहद हिमालयी क्षेत्र में है। फूलों की घाटी आपको पता होना चाहिए कि चमोली ज़िले में है। कहाँ पे है, चमोली ज़िले में है। और चमोली ज़िला अपने आप में कहाँ पे है, इस मैप में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चमोली जो ज़िला है वो कहाँ पर है, आपको पता है चमोली कहाँ है, ये चमोली है, ठीक है। और फूलों की घाटी ये जो है ये चमोली है हमारा। इसको मैं इस तरीके से बता दूँ, ये चमोली है तो चमोली में फूलों की घाटी है, तो ये हमारा बिल्कुल कहाँ है, ये वाली जो बेल्ट है ये वृहद की है। तो वृहद हिमालयी क्षेत्र में हमें जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद दूधातोली एक श्रृंखला आती है, पर्वत श्रृंखला है दूधातोली, वो आपको मध्य या फिर लघु हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और दूधातोली श्रृंखला कहाँ पे है वो भी मैं आपको मैप में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दूधातोली जो श्रृंखला है ना वो जो है ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली रेड पेन से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो बेल्ट है ये, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपका अल्मोड़ा में आता है, पौड़ी में आता है और चमोली में आता है, ये दूधातोली का है। और आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ ये जो है मध्य हिमालयी क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, भूगोल को अगर आपको पढ़ना है ना, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो मैपिंग आपको आनी चाहिए। बिल्कुल मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत इजीली चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूधातोली श्रृंखला बिल्कुल मध्य या फिर लघु हिमालयी क्षेत्र में आती है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि ट्रांस हिमालय, सबसे बाहरी हिमालय की बात थी, तो वो जो है अवसादी चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है। लघु हिमालय की बात करें तो वलित या फिर कायांतरित चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है। तराई क्षेत्र की बात करें तो वो भी अवसादी चट्टानों से ही मिलके बनी है। ऐसी कुछ बातें भी यहाँ पे निकल के आती हैं। ये मैप हो गया, ऑल गुड। नेक्स्ट ओके, अब इनकी ऊंचाइयाँ देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऊंचाई में कहाँ कहाँ पर क्या पाया जाता है, मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नीचे से ऊपर के क्रम में मैदान आता है, फिर तराई है ना, ये देखो तराई, फिर उसके बाद भावर, ऊबड़ खाबड़ भूमि है भावर की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है शिवालिक क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है ये शिवालिक का है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, शिवालिक का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 700 से 1200 के 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई में आपको शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में ही आपका दून क्षेत्र भी आता है, देखिए दून क्षेत्र, और ये जो है 350 से 750 मीटर की ऊंचाई तक आपको दून क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, दून से ऊपर आपको मिलेगा लघु हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेगा लघु हिमालयी क्षेत्र। लघु हिमालयी क्षेत्र जो है 1200 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलते हैं, ऑल गुड। उससे ऊपर अगर आप चले जाएँ तो आपको मिलेगा वृहद हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। वृहद हिमालयी क्षेत्र में ये अगर आप ऊंचाई देखना चाहें तो ये 4500 से 7817 मीटर की ऊंचाई तक आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आ जाता है जो कि 2500 से 3500, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊंचाई में आपको देखने को, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा ऊंचा हो गया, अब ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा नीचा हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऊंचाई का क्रम है, ये फिगर आप जो है अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। सभी की ऊंचाइयाँ हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए कि शिवालिक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या फिर लघु जो हिमालयी क्षेत्र है वो कितने मीटर की ऊंचाई में आता है ना, तो इस तरीके से हो सकता है, चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ऑल गुड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आते हैं हर एक क्षेत्र से। जैसे कि गंगा का मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान में क्या है कि देखो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो अगर बाढ़ का पानी, ठीक है, देखो बाढ़ के पानी से अगर जहाँ बाढ़ आ रही होगी तो वहाँ पे जो है नई जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी, उसको हम खादर क्षेत्र बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैदानों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी से जो मिट्टी बनती है या फिर जो क्षेत्र बन जाएगा उसको हम जलोढ़ या फिर खादर क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसको हम पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर क्षेत्र बोलते हैं। दो तरीके के क्षेत्र यानी कि हमें यहाँ पे जो पता चल रहे हैं वो ये कि एक होता है बांगर, एक होता है खादर, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। तो खादर जो होता है जहाँ पर बाढ़ आती है वो होता है, बस दैट्स इट। उसके बाद तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र में आपको पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। सूरजमुखी का फूल तराई क्षेत्र में अक्सर खिलता है। कब खिलता है, तो अप्रैल के महीने में सूरजमुखी का जो फूल है वो खिलता है, ऑल गुड। साथ ही साथ तराई क्षेत्रों में ही आपको धान गन्ना ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। दलदली मिट्टी यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाबर क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण जो है प्लीटोसिन युग में हुआ है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भाबर क्षेत्र का निर्माण प्लीटोसिन युग में हुआ है। शिवालिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो बिल्कुल देखिए, शिवालिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि शिवालिक यानी कि सबसे नीचे हिमालय का, तो इसे बाह्य हिमालय बोला जाता है। इसे हिमालय का पार यानी कि हिमालय का पैर, क्योंकि सबसे नीचे है ना। इसके ऊपर लघु, इसके ऊपर वृहद, इसके ऊपर ट्रांस, और शिवालिक के नीचे तो फिर भाबर,
तराई जो भी है गंगा का मैदान आता है। शिव की भौहें भी बोलते हैं, इसका एक नाम मैनाक पर्वत भी है। तो शिवालिक क्षेत्र के कौन कौन से नाम निकल के आए? बाह्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, इसको बाह्य हिमालयी क्षेत्र भी बोलेंगे, हिमालय का पाद भी बोलते हैं, शिव की भौहें और मैनाक पर्वत भी इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा पर्यटन केंद्र आपको शिवालिक क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। दून क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें द्वार क्षेत्र भी बोला जाता है, दून क्षेत्रों को ही द्वार क्षेत्र भी बोला जाता है। सबसे बड़ा जो दून है वो आपका देहरादून है, बिल्कुल देहरादून नाम। इसकी लंबाई जो है आप देख सकते हैं 75 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 25 to 35 किलोमीटर जो है इसकी आपको चौड़ाई देखने को मिलती है। ओवरऑल सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून ही है। नैनीताल में कुछ दून आपको देखने को मिलते हैं, नैनीताल और कुछ पौड़ी गढ़वाल में। तो नैनीताल में पतली दून कहाँ है? नैनीताल में है। कोटा दून कहाँ है? नैनीताल में है। कोठारी दून पौड़ी गढ़वाल में है। चौखम दून पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ ना, तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र देखिए सबसे ऊपर का, ठीक है, यहाँ पर आपको काराकोरम, कैलाश, लद्दाख की श्रेणियाँ भी आप कहें तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ही ये सब आते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आता है वो है K2 गॉडवेन, ठीक है। ये जो पर्वत है ये भारत में स्थित, यानी कि लद्दाख में है ये। तो ये जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। तो ये भी आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। क्या? जो K2 गॉडवेन जो पर्वत है वो आपको ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो K2 है अब ये भारत के अंदर नहीं आता, क्योंकि लद्दाख जो है ये एक ऐसे एरिया में आता है जो विवादित एरिया है, जो चाइना के उसमें है ना, तो उसमें आता है ये। तो इसलिए इस प्रकार अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी फिर भारत की, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊंची हो गई एवरेस्ट। सबसे ऊंची कौन सी हो गई? एवरेस्ट हो गई, जो कि नेपाल में है। 8,848 मीटर की ऊंचाई इसकी है, आपको पता हो। उसके बाद K2 आता है जो कि लद्दाख, यानी वो विवादित क्षेत्र चाइना वाले क्षेत्र में आ गया, वो है 8,611 मीटर की ऊंचाई है उसकी। उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, उसकी ऊंचाई है 8,586, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है K2 जो है ना ये थोड़ा विवादित क्षेत्र में पड़ गया है इसलिए। उसके बाद जो है कंचनजंगा के बाद जो आपको चोटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी पश्चिमी नंदा देवी। यस एग्जैक्टली, पश्चिमी नंदा देवी। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा कामेट, फिर आपको पूर्वी नंदा देवी, फिर उसके बाद माणा, जो कि सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। इनकी ऊंचाई अगर आप देखना चाहें तो पश्चिमी नंदा देवी 7,817, ठीक है। पूरे अगर मैं भारत की बात करूँ तो ये फर्स्ट और ये जो है सेकंड नंबर की हो गई है ना। तो भारत में दूसरे नंबर की है, तो यानी कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची हो जाएगी। पश्चिमी नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 7,817 मीटर की ऊंचाई। उसके बाद आता है कामेट का नंबर, ठीक है। उसके बाद कामेट का नंबर आता है जिसकी ऊंचाई है 7,756। उसके बाद पूरी नंदा देवी ये है 7,434 मीटर की ऊंचाई में। उसके बाद माणा आ जाता है, माणा का जो पर्वत है 7,200, ठीक है। इस तरीके से 72 ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो पश्चिमी और पूर्वी नंदा देवी है इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। ये कुछ इस प्रकार से पर्वत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक जो ये जो ओवरऑल जो नंदा देवी का पर्वत है चमोली में स्थित है, ठीक हो गया। ये कुछ ना ऐसे है, जैसे एक ये वाली चोटी हो गई तो एक ये वाली चोटी हो गई, तो इसमें से हम इसको अगर पूर्वी कह दे रहे हैं तो इसको पश्चिमी कहेंगे, ठीक है। नहीं, पश्चिमी बड़ी है ना, तो ये कुछ इस तरह से है, जो भी है, मतलब ये आपका पश्चिमी है तो ये आपका पूर्वी हो जाएगा। तो इस प्रकार की चोटी है ये, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये पूर्वी है तो ये पश्चिमी है, ये सबसे ऊंची चोटी। इस प्रकार से ऐसा पर्वत बनता है मतलब वहाँ पे। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो ओवरऑल देखिए ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी निकल के आ गई, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी नंदा देवी जो कि चमोली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य पर्वत चोटियों की जो कि उत्तराखंड में ही हैं। देखिए उत्तरकाशी में स्थित है, कौन कौन सी हैं वो है आपकी भागीरथी, ठीक है, बंदरपूंछ और गंगोत्री। तो भागीरथी की 6,856 मीटर है ऊंचाई, बंदरपूंछ चोटी जो है 6,315 मीटर की है, और गंगोत्री आपको 6,672 मीटर की ऊंचाई पे मिलती है, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। अच्छा, छोटी चोटी की तो बहुत बात कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है वो कौन सा है? वो तुंगनाथ है, बिल्कुल। तो तुंगनाथ जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और ये तुंगनाथ अपने आप में जो है रुद्रप्रयाग में है, और जिसकी ऊंचाई देखेंगे आप 3680 मीटर, यानी 3,680 मीटर की ऊंचाई पर तुंगनाथ देखने को मिलता है। और ये जो तुंगनाथ है ये पंच केदारों में से एक केदार है। अब आप कहेंगे कि पंच केदार क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं, नाम सुना होगा, पंच केदार और पंच बद्री होते हैं, ठीक है। तो पंच केदारों में जो पहला है तुंगनाथ, सबसे ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का मंदिर, एकमात्र मंदिर तुंगनाथ है। अब जो पंच केदार मैंने कहा, तो पंच केदार कौन कौन से हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक मेंशन की हुई है, और वो क्या है देखिए, तू कैद में रुका क्यों, चल चले भ्रमण को शिव के धाम, भुजंग पृष्ठ नाभि रौद्र केश जिनके हैं आयाम, ठीक है। ये लाइन मैंने बहुत ही बढ़िया लाइन देखी है यहाँ पे बनाई है ट्रिक।
तू कैद मैं रुका क्यों। तो ये सारे के सारे जो हैं तू से हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये पंच केदारों की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पंच केदारों में देखिए मैंने कहा तू कैद मैं रुका क्यों, तू से तुंगनाथ, तू कैद, कैद से केदारनाथ, ठीक है। मैं से मद महेश्वर आ जाता है। तू कैद मैं, रुका से रुद्रनाथ, रुक कौ से आ जाएगा कल्पेश्वर। तो तू कैद मैं रुका क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से चल चले भ्रमण को शिव के दान। फिर आता है भुजंग पृष्ठ नाभि रौद्र केश जिनके हैं आयाम, यानी कि इनसे यहाँ पे ये निकल के आ रहा है क्वेश्चन, मतलब ये हमारी जो ट्रिक कह रही है वो ये कह रही है तू कैद मैं रुका क्यों, तू कैद मैं रुका क्यों। ऑल गुड, इतना पता चल गया। ये तो 5 के 5 हो गए पंच केदार। उसके बाद मैंने कहा चल चलें भ्रमण को शिव के धाम, भुजंग पृष्ठ नाभि रौद्र केश जिनके हैं आयाम, यानी कि भुजंग पृष्ठ नाभि रौद्र, ऐसे भी बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ लगा दीजिए, भुजंग पृष्ठ नाभि रौद्र केश। कहने का मतलब ये हो गया कि तुंगनाथ में भगवान शिव के जो भुजाएं हैं उनकी पूजा होती है भुजंगों की, केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, ठीक है। मद महेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है नाभि की पूजा होती है, और रुद्रनाथ की बात करेंगे तो रौद्र मुख की बात होती है, और कल्पेश्वर की बात करेंगे तो केशों की बात होती है, भगवान के केशों की पूजा यहाँ पे होती है, ठीक है, पूजा होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है इन द सेंस कि पूजा जो भगवान के भुजंगों की पूजा तुंगनाथ में हो रही है, पृष्ठ की केदारनाथ में हो रही है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 केदार हैं वो आपको रुद्रप्रयाग में मिलेंगे, और जो आखिरी के 2 हैं यानी कि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये आपको चमोली ज़िले में देखने को मिलते हैं। तो ये भी बातें हो गई। उसके बाद जैसे कि पंच केदार हैं तो इसी तरह पंच बद्री भी हैं, ठीक है। तो पंच बद्री कौन कौन से हैं, ये जो मैंने मैप बनाया है चमोली का मैप बनाया है, ठीक है। और चमोली के मैप में मैं आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो वो ये है कि ये जो नदी आ रही है ये एक रूट है, ठीक है। ये रूट है हमारा, एक सेकेंड इसको नीचे से बना देता हूँ मैं, मेरे लिए आसानी रहेगी। तो ये जो रूट है ये हमारा अलकनंदा नदी का है, ठीक है। तो अलकनंदा और अलकनंदा नदी के आसपास ये आपको पंच जो बद्री हैं वो, जो कि सारे के सारे चमोली में ही हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ, उसके बाद योग ध्यान बद्री, उसके बाद भविष्य बद्री, उसके बाद वृद्ध बद्री, उसके बाद आदि बद्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पंच बद्री हैं ये कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, ये सारे के सारे चमोली ज़िले में ही स्थित हैं। बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं तो 4 धामों की भी बात कर लेते हैं जी। 4 धामों में से एक धाम हमारा बद्रीनाथ धाम। तो देखिए 4 धाम कौन कौन से हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। ये जो मैंने सबसे ऊपर केदारनाथ लिखा है, यमुनोत्री लिखा है, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि ये समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। समुद्र तल से सबसे कम गंगोत्री, फिर उससे ऊपर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर सबसे ऊपर केदारनाथ है। तो इस प्रकार से क्रम भी आ जाता है ना कई बार। तो ये हो गया, ठीक है। तो केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यमुनोत्री आपका नहीं, यमुनोत्री चमोली में नहीं पड़ता, यमुनोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। ये उत्तरकाशी में पड़ता है। बद्रीनाथ भी आपका चमोली में पड़ता है, गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कि क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है। तो ये अभी थोड़ा सा रिसेंट के हैं, तो वैसे चेंज होते रहते हैं राजमार्गों के नाम, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। फिलहाल बहरहाल केदारनाथ जो है NH 107 पे स्थित है, यमुनोत्री NH 134 पे स्थित है, बद्रीनाथ NH 7 पे स्थित है, और गंगोत्री NH 34 पे स्थित है। तो ये 4 धाम हो गए। कुछ और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए वो क्या है, वो ये है। अब हमने देखिए इससे पहले बात हुई थी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है ना, इससे ऊपर बात हुई थी जितनी भी चोटियां हैं, है ना, पर्वत चोटियों की बात हुई थी। तो अब जब हम इतनी पर्वत चोटियों की बात करें तो क्यों ना ग्लेशियर्स की बात कर ली जाए, है ना। बड़े बड़े जो हिमनद ग्लेशियर होते हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ओवरऑल जो उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है वो है गंगोत्री, और वो गंगोत्री अपने आप में उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा। इसकी लंबाई आप देख लीजिए 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर, ऊंचाई इतनी है, ठीक है, 3900 मीटर की, यानी कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। 30 किलोमीटर लंबाई है, सबसे लंबा गंगोत्री जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरे नंबर पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो पिंडारी ग्लेशियर है। अब ये पिंडारी ग्लेशियर आधा तो कुमाऊं में आता है, आधा गढ़वाल में आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये गंगोत्री की बात करूँगा ना तो ये क्वेश्चन एक ऐसे भी आएगा कि गढ़वाल का सबसे बड़ा, यही हो गया। ये तो ओवरऑल उत्तराखंड का ही बड़ा है तो गढ़वाल का भी बड़ा हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है पिंडारी जो कि चमोली में भी स्थित है, पिथौरागढ़, थोड़ा थोड़ा बागेश्वर में भी आता है, यानी ये कुमाऊं में भी है, गढ़वाल में भी है। लेकिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, 30 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है, 400 मीटर इसकी चौड़ाई, थोड़ी चौड़ाई कम है ये भी 30 किलोमीटर लंबा। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा आता है वो आता है मिलम ग्लेशियर, ठीक है।
और जो मिलम है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, यानी कि कम्प्लीटली जो है ये कुमाऊं के क्षेत्र में स्थित है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लेशियर कौन सा है या फिर हिमनद कौन सा है, तो वो जो है मिलम ग्लेशियर है। कितना बड़ा है ये जो है 16 किलोमीटर है, यानी कि थोड़ा सा ये जो 30 किलोमीटर है इससे लगभग थोड़ा सा आधा है। तो लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा है, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारे पर्वत चोटियाँ जो भी हैं ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या चीज़ें हैं। ओके, क्योंकि भौगोलिक हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड की, तो राज्य की कुछ सीमाएं भी देख लेते हैं। देखिए ये ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर है, मतलब एक फिगर है, मैप है उत्तराखंड का। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है राज्य की सीमाएं ना, बाहरी हमें पता है कि ये यूपी है, नीचे जो है ये यूपी है, ये जो है यूपी है। अब यूपी से कौन कौन से जो है यहाँ पर लगता है, देखिए यूपी से उत्तराखंड की बाउंड्री किस किस से टच होती है, तो सहारनपुर पहला, मुजफ्फरनगर दूसरा, बिजनौर तीसरा, मुरादाबाद चौथा, रामपुर पाँचवा, बरेली छठा और पीलीभीत सातवां, यानी कि 7 आप कह लीजिए, ठीक है। ये जो 7 क्षेत्र हैं यहाँ से जो है यूपी की जो बाउंड्री है वो उत्तराखंड से टच होती है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में शिमला लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है श्री रामपुर लगता है और किन्नौर, ये जो है हिमाचल प्रदेश के ये जो एरिया हैं ये हमारे उत्तराखंड से यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो ये सीमा है। कई बार आ जाता है कि निम्न में से बताइए, ऐसे आ जाएगा ना कि निम्न में से बताइए कि उत्तराखंड के साथ कौन सा टच होता है। तो इस तरीके से 7 हैं, ये ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये कि देखिए टिहरी कम्प्लीटली आंतरिक जिला, रुद्रप्रयाग कम्प्लीटली आंतरिक, बागेश्वर आंतरिक, अल्मोड़ा आंतरिक, सारे के सारे आंतरिक हैं, किसी के साथ बाहरी और किसी के साथ शेयर नहीं होते। यानी कि चाइना के साथ नहीं होता या नेपाल के साथ नहीं लगती बाउंड्री, यूपी के साथ नहीं लगती और ना ही हिमाचल के साथ रहती है। तो ये जो हैं ये हमारे बिल्कुल आंतरिक ज़िले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है नदी सिस्टम है। और नदी सिस्टम अगर है ना, यानी नदी तंत्र, ठीक है, रिवर सिस्टम बोलेंगे इसको। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए प्रॉपर हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कभी हम चर्चा करेंगे इस पर। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, रिवाइज हुई होंगी चीज़ें आपकी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।